डंडा पकड़ लिया, बोले सर मर जाएगा सर। मेरे को कहता भाग जा। वो संतरी मेरे को पकड़ के ले आके उसने वापस लोग 11 बजे छिपा बनाया, बोला खड़ा हो। मैं खड़ा हो गया। बोला साले बीज कुत्ते, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां इतनी दी, माँ बहन की जिसका कोई हिसाब। पुलिस अधिकारी किसी इतने बड़े पॉलिटिशियन को रोक सकता है तो आम आदमी के साथ क्या करता मक्खन सरपंच और वो मंत्र मेरे कारीगर थाने में गए, बोले पाल टेलर आया था। इस इंस्पेक्टर पवन ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, थाने का एसएचओ बोला आया था चला गया, कपड़े निकलवा के और मेरे को लिटा दिया। एक जना मेरी गुद्दी पकड़ के मेरे को मुद्दा लिटा दिया, एक जना गुद्दी पकड़ के मेरे ऊपर बैठ गया और पटे और लठ पैरों पे इतने मारे जी, मार मार के मेरा बुरा। तू कह मैं नीच हूं, ना कहूं तो फिर मारे जी मेरे को, नाक रगड़वाई। मेरे को कहता जितने पुलिस वाले बैठे हैं घिस घिस के जा और सबके पैरों में नाक रगड़। मेरे को कहता अभी तो तू जेल में जाएगा, वहां जेल में भी आऊंगा, वहां भी तेरी सेवा। पूरी रात ही नहीं सोया था, इतना तड़प रहा था, सुबह उठते ही फिर मेरे को मारने लग गया। नमस्कार। अभी हाल ही में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला के सामने एक पुलिस कर्मचारी ने गाड़ी लगा के रोका। पता लगा कि वो CIA 2 के इंचार्ज थे पवन कुमार। ये तो चलो बड़े लोगों का मामला था, लेकिन इससे एक सवाल निकल के आया कि ऐसे पुलिस अधिकारी की कैसे हिम्मत हो सकती है, और यदि एक पुलिस अधिकारी किसी इतने बड़े पॉलिटिशियन को रोक सकता है तो आम आदमी के साथ क्या करता होगा। जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो बहुत सारे ऐसे केस निकल के आए कि पुलिस का एक दरिंदगी भरा चेहरा सामने आ रहा है कि किस तरह से आम आदमियों को प्रताड़ित किया जाता है पुलिस के नाम पे, रिश्वत लेने के नाम पे, किस तरह बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। अभी पता लगा एक पत्रकार संजय चौहान को बुरी तरह टॉर्चर किया गया, उनके पैर तक तोड़ दिए गए। और अभी हमें पता लगा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट की वर्दी सीलते हैं, जो ड्रेस बनाते हैं, महेंद्र पाल जी, इनके साथ भी ऐसी ही घटना की और इसी पवन कुमार ने की। तो उन्हीं से बात करेंगे। अभी हम महेंद्र कुमार जी के साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आपके मामले में क्या हुआ था? पवन कुमार जब वहाँ के बोना के इंचार्ज थे, ये कब की बात है और क्या घटना थी? रतिया के थे ये। रतिया अपनी दुकान थी और हिसार में भी दुकान उस टाइम मैंने नई की थी जी। मामला था जी, मेरी रतिया दुकान थी। रतिया में है एक अरविंद वाइट हाउस नाम करके, कपड़े का काम है। मांगेराम सरपंच का लड़का है जल्लूपुर गांव से, और उन्हीं का भांजा है सुभाष बिश्नोई, वो भी रतिया से है। तो कपड़ा वगैरह लेके आते थे अरविंद वाइट हाउस से हम। अरविंद वाइट हाउस का मतलब मेरी तरफ कोई 30-35 हज़ार का हिसाब किताब था। ठीक है जी। मेरे को अरविंद से मिलाया था सुभाष बिश्नोई ने। मैं अरविंद को नहीं जानता था। सुभाष बिश्नोई पॉलिटिशियन है। तो सुभाष बिश्नोई अपने पूरे परिवार का बड़ा परिवार है, कपड़े सिलवाते थे। मेरा उनकी तरफ बिल था 30-32 हज़ार रुपये। तो अरविंद उस बात को मतलब देखे, साल 1.5 साल बीत चुका था। अरविंद मेरे से पैसे मांगने आता था, मैं सुभाष से मांगता था। एक ही घर है उनका, इकट्ठे रहते हैं, सारे काम इकट्ठे हैं, आते भी इकट्ठे हैं, जाते भी इकट्ठे हैं, दोनों एक दूसरे की दुकान पे बैठे रहते हैं। घर भी पास पास है, बिल्कुल एक ही घर है, एक ही गांव के हैं। मेरे को मिलाने वाला भी सुभाष था। मैंने फिर बाद में जब सुभाष मेरे को टाल मटोल कर देता था, मैंने अरविंद को कहा मैंने तेरे भाई से पैसे लेने हैं सुभाष से, सुभाष दे देगा मैं तेरे को दे दूंगा। अरविंद कहता तू सुभाष से ले ले, मेरे को दे दे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सुभाष जी की दुकान पे भी कई दफ़ा गया पैसे पूसे मांगने, उन्होंने नहीं दिए, टाल मटोल करी। मैं हिसार था एक दिन अपनी दुकान पे, हिसार था तो मेरा भाई दुकान पे था, मेरा वर्कर थे। अरविंद गुदारा दुकान पे गया और मेरे कारीगरों कहता मास्टर कहाँ है? वो कहते वो तो हिसार है दुकान, हिसार वाली दुकान पे है। कहता अभी बात कराओ। मेरी फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा भाई साहब मैंने आपको बता रखा है अभी सुभाष देगा मैं आपको दे दूंगा, 1000-2000 ऊपर आपके बढ़ेंगे वो भी दे दूंगा, लेकिन मैंने सुभाष से लेने हैं आपके भाई से, वो दे नहीं रहा, मैं आपको कहाँ से दे दूँ, आप उनसे ले लो। कहता नहीं मैंने तो ईब की पीसा चाहिए, नहीं तो तेरा सामान गाल के ले जाऊँ सारो। मतलब भाई साहब ऐसे कैसे लेके जाओगे? मैंने उसका फ़ोन काट दिया और मैंने तुरंत सुभाष को फ़ोन मिलाया अपने फ़ोन से। मैंने कहा भाई आपका भाई गया हुआ है दुकान पे और वो ऐसी बात कर रहे हो, उससे बात कर लो या मेरे पैसे दे दो। उसने कह दो मैं दे दूँगा। तो सुभाष मेरे को गलत बोल जी। मैं बोला उसको, मैं बोला ये अच्छी बात नहीं है जैसे वो बात कर रहा है। सुभाष बोला इड्डी के कहानी है तेरी। सुभाष ने मेरे को ये वर्डिंग कही। फिर मैंने दोबारा मेरे कारीगर के नंबर पे फ़ोन मिलाया। मैं बोला करमजीत कोई नहीं इनको कह। बोला नहीं मास्टर जी ये तो मानने कौन नहीं। मैं बोला तू ताला उठा, जिसकी हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, वीडियो है,
वीडियो बनी हुई है, मेरे कारीगर ने बना ली थी। तो मेरे भाई, मेरा बड़ा भाई मौजूद था, उन्होंने भी बना ली थी, वीडियो बनी हुई है। जैसे उसने ताला उठाया लगाने के लिए तो इन्होंने ताला छीन लिया, बोला ताला तो हम लगाएंगे। वो कहते हैं मास्टर जी ताला नहीं लगाने। मैं बोला तुम ना झगड़ो, अब ये दबंग लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनके साथ आप लड़ तो सकते नहीं, कोई बात नहीं। उनको, मेरे भाई को और मेरे कारीगर को धक्के मार के इन्होंने बाहर निकाल दिया। उसने फ़ोन किया अपनी दुकान पे, छोटा हाथी मंगवाया, 4-5 गुंडे मंगवाए जो वीडियो में हैं, दिख रहे हैं, और सारा सामान मेरी दुकान का डाल के ले गए और दुकान को ताला लगा दिया। मेरे को पता चला तो मैं एसपी फतेहाबाद के पास गया, मैंने एक एप्लीकेशन दी 13 तारीख को, 12 की बात है ये, 13 जून 2019 को मैंने एक एप्लीकेशन दी। तो एसपी साहब ने मार्क कर दी रतिया थाने में, क्योंकि वहाँ का मामला था। मैं रतिया थाने गया, उस टाइम एसएचओ तो पवन था लेकिन छुट्टी पे गया हुआ था, किसी कृष्ण को चार्ज दे रखा था, एसआई कृष्ण को। एसआई कृष्ण ने मेरे सामने इनको फ़ोन किया भी ऐसे से तुम्हारे खिलाफ दरखास्त आ रही है भाई, ये टेलर मास्टर आया हुआ है, क्या बात है आके बताओ, और नहीं तो भाई मुकदमा दर्ज करेंगे, साफ गया देश है। वो मैं कई देर बैठा रहा जी थाने में, मैंने कहा दोबारा फ़ोन करो, दोबारा फ़ोन किया, उन्होंने आया नहीं, उन्होंने अपना कोई कर दिया। मेरे को बोले कोई बात नहीं मास्टर जी आप जाओ, आपको बुला लेंगे। मैंने काम देना था जी, मैं तुरंत स्कूटी उठा के मैं वापस हिसार आ गया, स्कूटी से ही गया था, स्कूटी से ही आ गया, हिसार आ गया। तो फिर मैंने एसपी साहब को मैसेज किया, मैं सर मेरी दुकान में ताला लग रहा है, मेरा दुकान खुलवाइए, और जो है ना कपड़े कस्टमर मांग रहे हैं, कपड़े देने हैं लोगों के, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो एसपी साहब ने भी रिप्लाई किया मुझे, ठीक है बोला करते हैं। तो अगले दिन मेरे पास शाम को फ़ोन आ गया पवन इंस्पेक्टर का मेरे नंबर पे, ये आ गए थे थाने में उस टाइम, सरकारी नंबर से फ़ोन आया, 23 मिनट तक बात हुई मेरी, मैंने सारी आप बीती बताई, ये बात है। तो पवन बोला आप एक काम करो थाने में आ जाओ जी। मैं बोला ये यही पवन है, यही पवन इंस्पेक्टर जो अब वहाँ से बदल के फिर ये शायद एसटीएफ इंचार्ज भी रहे हैं हिसार, मुझे पता था, और उसके बाद में फिर ये नारकोटिक्स में थे, अब CIA 2 इंचार्ज हैं। पवन का फ़ोन आया, मैंने कहा जी अब तो 13 तारीख की बात है, मैं बोला अब तो शाम होगी, मैं आ जाऊँगा आपके पास कल। मैं अगले दिन चला गया जी, फ़ोन किया, पहुंच के 10 बजे। मैं बोला सर आ जाऊँ थाने में, बोला आ जाओ। मेरे को इन्होंने बिठाए रखा जी, पूछा मेरे से क्या बात हुई, मैंने सारी बात बताई इनको, वीडियो वाडियो रिकॉर्डिंग जो थी सारा कुछ सुनाया, सब दिखाया। मैंने कहा ये देखो जी बहुत गलत किया है मेरे साथ। बोला आप क्या चाहते हो? मैं जी मैं दुकानदार आदमी हूँ, काम धंधा करने वाला आदमी हूँ, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को आप मेरा सामान दिलवा दो, ठीक है, और मुँह रूबरू करवा दो, इनका कोई हिसाब किताब है तो मैंने इसके भाई से लेने यार इसके देने हैं, ये मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं जी। बोला तू दे दे हमारे, हम तेरे देवा को नहीं। तो मैं बोला जी ऐसे कैसे हो सकता है, आप बुला लो। मैं बोला जी आमने सामने बुला लो, बात हो जाएगी सारी। बोला ठीक है। तो उसके बाद जी मेरे को बिठाए रखा इसने, बोला फिर मीठी मीठी बातें करने लग गया मेरे साथ। बोला वर्दी सीलते हो? मैं बोला हाँ जी वर्दी सीलता हूँ। बोला मेरी भी सील देगा? मैं हाँ जी सील दूंगा। अच्छी अच्छी बातें करने लग गया, चाय पिलाई, 1 घंटा हो गया बैठे। मैं बोला जी बुला लो जी, मैं लेट हो रहा हूँ, हिसार जाना है। फिर इसने दोबारा बोला दोबारा चाय पीते हैं, चाय पता नहीं कॉफ़ी मंगवा ली। मैं 10 साढ़े 10 बजे लगभग गया हूँ इसके पास, 10:30 पौने 11 बजे पहुँचा हूँ जी, 1:30-2 बज गए जी। मैं बोला जी ठीक है सर मैं जा रहा हूँ, वो आ जाए तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं अभी घर पे ही हूँ। तो रतिया था मेरा घर। मैं बोला मैं आ जाऊँगा। बोला नहीं बैठो आप। बोला आ जाओ अंदर चलते हैं, अंदर बैठते हैं, आ रहे हैं। वो पीछे थाने के बैक साइड में कमरे बने होते हैं, वहाँ ले गए, एक कमरे में ले गया जी मेरे को। वहाँ पे कोई एक हौलदार बैठा था मनोज नाम करके। मेरे को कहता पवन कहता है फ़ोन दिखाना मास्टर जी। मैंने फ़ोन दी। बोला लॉक बताना, मैंने लॉक बता दिया जी। लॉक खोल के और मेरा फ़ोन ऐसे अपनी जेब में डाल के और कमरे से बाहर गेट पकड़ के कमरे से बाहर निकल गया और कहता ना तो किसी से बात करवानी ना किसी से मिलने देना इसको। गेट बंद करके बाहर चला गया। मैं एकदम अचंभित हो गया जी। मैंने सोचा ये क्या बना, मेरे को क्यों बंद कर दिया। फिर भी मेरे दिमाग में वो वाली बात नहीं है, मैंने सोचा हो सकता है वो आ रहे होंगे इसलिए बिठाया होगा।
मैंने उस मनोज से पूछा, हवलदार से, मैं जी मनोज जी मेरे को क्यों बिठा लिया? बोला जी जितना आपको पता है उतना ही मेरे को पता है। ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं बैठा रहा जी, लगभग घंटा बीत गया, 1.5 घंटा 2 घंटे बीत गए। फिर मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया मनोज को। मैंने कहा मैंने जाना है। बोला जाने की तो इजाज़त नहीं, मैं तो नहीं जाने दे सकता। गेट के ऊपर बाहर एक होमगार्ड का जवान भी खड़ा कर दिया बाहर की साइड में। अंदर मनोज बैठा था, बाहर एक होमगार्ड का जवान खड़ा था। फिर मनोज ने, मैं जोर जोर से गेट खड़काने लग गया। मैंने कहा भाई मेरे को क्यों बिठा रखा है? दरखास्त मैंने दे रखी है, गलत मेरे साथ हुआ है, सामान मेरा ले गए उठा के अगले, और मेरे को ही तुमने बिठा दिया। मेरी दुकान हिसार में बंद पड़ी है, यहाँ वाली भी बंद पड़ी है। फिर उसने होमगार्ड को कहा, बोले SHO साहब को बुला के लिया। मनोज ने कहा, वो आ गया। बोला हाँ। मैंने सर मेरे को क्यों बिठा रखा है? मेरा क्या कसूर है? वो नहीं आ रहे तो मेरे को जाने दो, आपने कार्रवाई करनी कर देना, नहीं करनी आपने देखनी है जी। कहता नहीं बताएं मैं, मेरे को क्यों बिठा रखा है सर? मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं पिया नहीं। बोला क्या, चाय पिला देते हैं तेरे को, बिस्कुट? बोला चाय बिस्कुट ला दे भाई, खा पी ले। बोला कुछ मैंने चाय बिस्कुट कुछ नहीं लेना जी, मेरे को आप जाने दो। बात ही नहीं सुनी जी, गेट बंद करके दरवाजा निकल गया। उस कमरे में किसी को नहीं आने दिया। कोई आता भी था मनोज से मिलने, थोड़ा सा गेट खोल के वहीं से मनोज गेट से ही बात करके उसको वापस भेज देता था, बीच का कोई जानकार ना आ जाए। मेरे कारीगर गए थाने में, क्योंकि मेरे को पूरा दिन बीत गया। मैं कारीगर को कह के आया था, मैंने कहा मैं हिसार जाऊंगा, कोई काम कुम था, कपड़े कुपड़े थे, मैं तुम्हें बता के जाऊंगा। और घर वालों को मैं कह के आया था रोटी बना के रखना, बस मैं आऊँगा, खाना खा के सीधा हिसार जाऊँगा। कारीगर आए थाने में, एक सिटी थाने के पास एक डेरा है, पुराना महंतों का डेरा है। तो वो मेरे कारीगर, वो उस महंत के साथ हमारा बहुत अच्छा थान जान था। वो महंत को साथ लेके गया थाने में। वो कहते जी एक कमाना गांव है जी वहाँ पे पास में, रतिया के पास में कमाना गांव है, उसका सरपंच मक्खन सरपंच और वो महंत और मेरे कारीगर थाने में गए। बोले पाल टेलर आया था। इस इंस्पेक्टर पवन ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, थाने का SHO बोला आया था चला गया, और मेरे को अंदर बिठा रखा। बोला आया था चला गया। उन्होंने भी SHO कह रहा है, कोई झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। वो चुप करके चले गए। मेरे कारीगरों ने घर पे कह दिया, बोला मास्टर तो थाने में तो नहीं है। उन्होंने सोचा भी नंबर बंद हो गया होगा, जल्दबाजी थी, हिसार चला गया होगा, किसी ने सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ऐसी बात कोई दिमाग में नहीं थी भी पुलिस वाले बिठा सकते हैं या कोई हो जाएगा। ऐसा कुछ काम ही नहीं किया था हमने। तो जी शाम होती गई, जैसे शाम को लगभग कोई 6-7 बजे से मेरे को वो होमगार्ड का जवान लेके गया एक IO राधा कृष्ण के कमरे में। राधा कृष्ण जी मेरे से पूछताछ करने लगे। बोला हाँ जी, क्या नाम है? मैं बोला जी मेरा नाम महेंद्रपाल है। क्या करते हो? मैंने टेलर मास्टर हूँ। तो बोला जी आप ऐसे काम भी करते हो टेलर मास्टर जी, लोगों की दुकान पे जाके आप मारपीट करते हो? मैंने कहा जी मैं तो किसी की दुकान पे नहीं गया। बोला आप अरविंद गुजारा की दुकान पे नहीं गए, उनके साथ मारपीट नहीं की आपने, जान से मारने की धमकी नहीं दी उनको? मैं बोला जी मैं हिसार से आ रहा हूँ, सीधा SHO के पास बैठा हूँ, मेरे फ़ोन की आप लोकेशन निकलवा लो। उनकी दुकान तो मेन बाजार में है, काफ़ी दूर है यहाँ से, वहाँ का टावर अगर आए तो मेरे को बताना। मैंने ये बात कही, और मैंने बच्चों की कसम खा ली उसके राधा कृष्ण के सामने। मैंने कहा जी मैं उनकी दुकान पे, बोला कभी, मैंने कहा जी मैं कभी नहीं उनकी दुकान पे 2 साल से नहीं गया हूँ मैं। राधा कृष्ण को विश्वास हो गया, वो गया SHO के पास गया, वापिस आया, होमगार्ड को कहता ले जा इसको, वापिस भेज दिया। फिर घंटे आधे घंटे बाद में वही होमगार्ड मेरे को हाथ पकड़ के एक ASI करमवीर के कमरे में लेके गया, जहाँ पे वो अपना काम कर रहे थे। उन्होंने भी सेम पूछा क्या बात हुई क्या नहीं हुई, तो मैंने उनको भी यही बताया। मतलब पुलिस वालों को इतना वो चेहरा देख के बता देते हैं भी ये बंदा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। उनको मेरी सच्चाई नजर आ गई भी ये मास्टर सच बोल रहा है। मैंने उनको इस तरीके से बताया भी मैं उनकी दुकान पे नहीं गया सर। उन्होंने मेरी सच्चाई उन्होंने पहचान ली। करमवीर ने फोन किया SHO को, बोला सर ये तो कुछ और बता रहा है, ये एप्लीकेशन कुछ और, मैं तो वेरीफाई करूंगा जी, उनको बुलाऊंगा, आमने सामने कराऊंगा, मैं फिर पर्चा दर्ज करूंगा, मैं नहीं करूंगा सर ऐसा। ठीक है, अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ था मतलब? नहीं। तो वो पर्चा दर्ज 2 आइयों को दिया, दोनों आइयों ने जवाब दे दिया इसको, ठीक है हम नहीं करेंगे जी। वापिस उसी कमरे में ले आके मेरे को बिठा दिया। 8 साढ़े 8 का लगभग टाइम होगा, देखो इतनी पुरानी बात होगी मेरे को, मतलब वैसे तो याद है क्योंकि जिसके साथ बीतती है वो भूलता नहीं है, मैं तो रात दिन रटता हूँ इसको आज भी। 8:30 बजे का टाइम होगा, रामेश्वर दास आया,
बोला ले साइन कर दे। मैं बोला जी मैं साइन मैं नहीं करूंगा जी, मैं साइन क्यों करूं। वो चुप करके ले गया। क्या लिखा हुआ था उसमें? भी मैंने नहीं पढ़ा, अच्छा, बिना पढ़े। मैंने साइन करने ही नहीं दिए, मैंने कुछ जब किया ही नहीं। एक मेरे को एक तो बंधक बना के बिठा रखा है, ऊपर से साइन करवा रहे हैं, मैं क्यों साइन करूं। तो जी वापिस चला गया। वो बैठे रहे। वो मनोज भी लेट तक काम करता रहा वहीं पे ही। मनोज नहीं हिला वहां से, काम करता है। मैंने मनोज को कहा, मैंने कहा यार बात करो। बोला हम बात नहीं कर सकते भाई SHO से। ठीक है कोई बात नहीं। मैंने तो कूलर चल रहा था जी, वो सारे दिन से चल रहा था। बेंच पड़ा ऐसे, मनोज बैठा था कुर्सी पे, पीछे लास्ट वाले बेंच पे मैं बैठा था। और टाइम बीत गया, बहुत टाइम बीत गया। मैं कहता रहा, कुरलाता रहा, मेरे को क्यों बिठा रखा है जी, मेरे घर वालों को बुला दो जी, बता दो जी। अगर फिर ही शाम सी को SHO आया, बोला आपके खिलाफ दरखास्त आ रही है। मैं बोला जी मेरे खिलाफ अगर किसने दरखास्त दे रखी है। बोला बताएंगे। मैं बोला आप बताओ जिसने मेरे खिलाफ दरखास्त तो मैंने दे रखी है। अगर मेरे खिलाफ किसी ने दे रखी है तो बताओ, मैं बात करूंगा, अपने घर वालों को बुलाऊंगा। अगर आपको लगता है भी मैं दरखास्त सच्ची है उनकी तो आप कर देना जी कार्रवाई। कुछ बताया ही नहीं मेरे को भी किसने दरखास्त दे रखी है मेरे खिलाफ, क्योंकि दरखास्त मेरे खिलाफ थी नहीं कोई। रात को 11 बजे आया जी पवन। मेरे को जब खाना खुना खाने लगे, वो होमगार्ड खाना लेके आया। बोला खाना, मैं नहीं खाना खाऊंगा जी, मैंने नहीं खाया खाना। ऐसे ही बेंच पे बैठा था मैं, थोड़ा सा ऐसे यूं करके, यूं ऐसे थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेट रहा था। 11 बजे से पवन आया, बोला खड़ा हो। मैं खड़ा हो गया। बोला साले बीज कुत्ते, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां इतनी दी, माँ बहन की जिसका कोई हिसाब नहीं है। बोला कूलर के आगे कैसे बैठा है तू। मैं बोला सर ये तो सारा दिन सा चल रहा है। बस इतने ही सी बात थी, मतलब टूट पड़ा मेरे पे, इतनी बुरी तरह से टूट पड़ा, मेरे को मारने लग गया। मैं कुलाता, मैं सर मेरा कसूर बताओ, मेरी गलती तो बताओ, क्यों मार रहे हो। कुछ नहीं, कोई बात नहीं सुनी जी। मारने लग गया, पूरी तरह जानवरों की तरह मारा मुझे। मारते फिर मेरे को जी मेरे कपड़े निकलवा दिए, कपड़े निकलवा के और मेरे को लिटा दिया। एक जना मेरी गुद्दी पकड़ के, मेरे को मुद्दा लिटा दिया, एक जना गुद्दी पकड़ के मेरे ऊपर बैठ गया और पटे और लठ पैरों पे इतने मारे जी, मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया जी। ये पवन बाद में मेरे ऊपर बैठ गया। फिर मेरे को कहता घिस घिस के जा। बोला तू कह ढीठ हूं, तू कह मैं नीच हूं, ना कहूं तो फिर मारे जी मेरे को। जैसे मेरे से ऐसी ऐसी बातें कहलवाई जिसका मतलब कोई हिसाब नहीं है। मैं अब याद करता हूं ना तो अब भी मेरी रूह कांपने लग जाती है। तो जी उसके बाद फिर इसने मेरे को ये कहा कि नाक रगड़वाई। मेरे को कहता जितने पुलिस वाले बैठे हैं घिस घिस के जा और सबके पैरों में नाक रगड़ जाके। और पीछे डंडा लेके एक पुलिस वाला मेरे को मार रहा है। और ये वीडियो बना के पवन वीडियो कॉल करके उनको दिखा रहा है कि ये देखो जी, ये सेवा कर रहा हूं मैं इसकी, पाल टेलर की। किसको दिखा रहा है? अब किसको दिखा? जिन्होंने एप्लीकेशन दी होगी, जिनके साथ इसने साठगांठ की, मेरे पे झूठा मेरी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं की, उनसे झूठी एप्लीकेशन लेके और मेरे पे मुकदमा करवाया किया। उनको अपनी सफाई दे रहा था कि ये देखो जी मैं इसका इलाज कर रहा हूं। मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जी। फिर मेरे को कहता अभी तो तू जेल में जाएगा, वहां जेल में भी आऊंगा, वहां भी तेरी सेवा करूंगा। तो मेरे को कहता अगर मेरे खिलाफ कहीं भी तू चला गया या कहीं, तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। और तेरे से मेरे पास कहता है ऐसे ऐसे बदमाश हैं, तेरे को है ना पता भी नहीं चलेगा, तो तेरा काम करवा दूंगा। तो मैं जी डर गया जी, बहुत ज़्यादा डर गया। फिर रात को 1-1:30 बजे इन्होंने कोई पता नहीं छोटा सा हॉस्पिटल था एक प्राइवेट, वहाँ पे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मेरा मेडिकल करवा के, सिटी थाने में हवालात नहीं है, रतिया सदर में मेरे को हवालात में छोड़ने गए। फिर मुलाजिम रात को वहाँ पे छोड़ के मेरे को आगे। ये जो आप नाक रगड़वाने वाली बात बता रहे हो जी, इसमें किसी पुलिस वाले ने विरोध नहीं किया इस चीज़ का? देखो ऐसा है जी, इसने काफ़ी पुलिस वाले बैठे थे, इसने कहा सबके घिस घिस के जा और सबके पैरों में नाक रगड़। जैसे मैं नाक रगड़ रहा था तो इसने मेरे को, कुछ मुलाजिम पुलिस वाले ऐसे थे वो खुद ही पीछे हट गए, बोला भाई हमने नहीं नाक रगड़वाने, हमने पैरों में अपने नाक नहीं रगड़वाने। ठीक है। और बाकी एक डंडा लेके पीछे घूम रहा था,
उसने फिर मेरे को जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करना पड़ा। ठीक है। हाँ जी, ये बात है। उसके बाद रतिया सदर में ले गए आपको? हाँ जी, हाँ, वहाँ ले गए। पूरी रात बहुत बड़ी मुश्किल से तड़पता रहा जी, बहुत बुरा हाल हुआ। सुबह 7:30 8 बजे ये पवन इंस्पेक्टर सदर थाने में भी पहुंच गया, सुबह ही वर्दी पहन के। कहता वो संतरी को कहता, अरे इसने टेलर ने बुलाओ। तो वो संतरी फटाफट मेरे कपड़े ले आया, बोला मासी कपड़े पहन लो, आपको बुला रहे हैं SHO साहब। वो देख रहा था, सामने ही तो खड़ा था। बोला नहीं नहीं कपड़े नहीं पहनाने, ऐसे ही बुला दे। ऐसे ही लिया वो, उसने लॉकअप खोला और मेरे को ले गया। वहाँ बैरिक्स ही होती है थाने ऑफिस के सामने, SHO के उस साइड जहाँ पे खाना वाना बनता है इनका, शायद वही जगह थी। तो वहाँ डंडा ले रखा था, ये ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे इसने, और डंडे मारने लग गया मेरे को। इतना मारा, मतलब मैं पूरी रात ही नहीं सोया था, इतना तड़प रहा था। सुबह उठते ही फिर मेरे को मारने लग गया। फिर वो कोई एक सोडी था, शायद थानेदार था वो, उसने हाथ पकड़ लिया, डंडा पकड़ लिया, बोले सर मर जाएगा सर। मेरे को कहता भाग जा। वो संतरी मेरे को पकड़ के ले आके उसने वापस लॉकअप में बंद कर दिया। उसके बाद जी फिर इन्होंने मेरे घर वालों को तला दी, और मेरे को कहता अभी तो जेल में भी आऊँगा, वहाँ भी तेरा इलाज करूँगा, और तूने मेरे खिलाफ कहीं भी दे दी ना कुछ भी शिकायत, तेरे को भी ख़त्म करवा दूंगा और तेरे परिवार को भी, और मुकदमे और बनेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, बोला मुकदमे और भी बन जाएंगे। तो मेरे को जी कोर्ट में पेश किया, फतेहाबाद पेश किया। तो जब घर वालों ने वकील कर लिया था, वकील ने मेरे से बात पूछी, मैंने सारी आपबीती बताई। तो प्रकृति की कृपा रही कि जज साहब ने मेरे को उसी टाइम जमानत दे दी, मेरी बेल होगी। जैसे बेल हुई तो इसने अपना बंदा छोड़ रखा था कोई आसपास, वो उसने जाके बताया या फोन पे बताया भी, उसकी तो जमानत होगी जी। वो बंदा मेरे पास आके कहता, बोला आपको DSP साहब बुला रहे हैं मास्टर जी। क्योंकि बेल होने के बाद जैसे ही पता चला ना भी बेल होगी, हालांकि घर वाले तो कपड़े लेके आए थे। इन्होंने कहा, मुलाजिमों ने कहा भी कपड़े लेके आना, 2-4 दिन जेल में लगेंगे। गुजरती जज साहब ने जमानत दे दी। जमानती हमारे पास था नहीं। वो एक जानकार आदमी ऐसे ही गुजर रहा था, बोला मास्टर जी कैसे बैठे हो? मैं बोला यार ऐसे बात होगी थी, मेरे को मुकदमा लगा दिया और जज साहब ने जमानत दे दी, अब जमानती है नहीं, अंदर जाना पड़ेगा। बोला वकील कौन है तेरा? मैं बोला जी वो बैठे बुरा साहब है। तो वो वकील से मिला, उसके पास बुलेट की RC थी जेब में ही, वो दी और मेरी बेल होगी हैं, बेल होगी। तो मेरे को कहता, मैं वकील साहब के पास खड़ा था, कहता DSP साहब बुला रहे हैं। मैं बोला जी ठीक है। वकील कहता किसी DSP के पास नहीं जाना, हमने नहीं जाना। मैं बोला नहीं सर मैं जाऊंगा, ये महकमा मेरे मिलने वाला है, मैं भी तो पूछूं भी मेरे साथ ऐसी ज्यादती क्यों करी। तो DSP साहब ने बुलाया, बोला उसको, मैं जैसे DSP साहब के पास गया तो वो दूसरे मुलाजिम से बात कर रहा था, भाई जमानत कैसे होगी, बेल कैसे होगी? बोला ऐसे कैसे बेल दे दी? तो मैंने कहा, मेरे को कहते DSP साहब, पाल महकमे से मिलके चलना, महकमे के खिलाफ जाएगा तो तेरा नुकसान है, ये है वो। मैं तो डर तो पहले ही रहा था भाई साहब। गरीब थे? DSP थे शायद, ध्यान नहीं है मेरे को, नाम शायद धर्मवीर पुनिया था। लेकिन DSP को इसका मामला सब कुछ पता था, तभी वो बोल रही थी। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को कहते, समझा रहे थे, बोला पाल महकमे के खिलाफ मत जाना, नहीं तो दरखास्तें और भी आ जाएंगी और तेरे पे मुकदमे और भी हो जाएंगे, महकमे के खिलाफ नहीं चलेगा तो ये मुकदमा भी ख़त्म हो जाएगा, ये है वो है। मेरे को डरा दिया था। वहाँ पे एक पत्रकार बैठा था जी, वो उन बिश्नोइयों का जानकार था, विजय सारण करके दैनिक जागरण का पत्रकार है। वो सारा सिस्टम उसने रचा था जी, ये झूठे मुकदमे वाला सारा सिस्टम ही उसने रचा था। वो सामने DSP के पास बैठा था, मेरे को कहता हाँ पावर का पता लगा? पत्रकार बोलता हाँ, विजय ने मेरे को, विजय सारण ने कहा, बोला पावर का पता लगा के? मैं तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं था जी, मैं क्या बोलता। बोला अगर अब तू हमारे खिलाफ जाएगा चलेगा ना तो दरखास्तें और भी आ जाएंगी तेरे खिलाफ, मुकदमे और भी होंगे तेरे खिलाफ।
तो मैं जी वो वापिस आ गया, बस थोड़ी सी बात। डीएसपी के सामने बोलता है वो ये बात? डीएसपी के पास ही बैठा था। ठीक। तो जी मैं वापिस आ गया तो उसके बाद मैं फिर अपना इलाज लूज करा के हिसार आ गया, अपनी दुकान पे आ गया जी। तो ये मामला है जी। ठीक है। तो उसके बाद आपने कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं की? देखो जी उस टाइम तो मेरा पूरा परिवार डर गया था बहुत ज़्यादा, इसने डरा दिया था। ठीक। और मेरे घर में मेरी माँ को और बंदे भेज के रिलेटिव उन बिश्नोइयों के जानकारियाँ और कोई अपने अरविंद गुदारा और गए उनके भेज के कह दिया भी उसको कह देना अब कहीं कंप्लेन ना दे, नहीं तो अब तो बच गया, आगे बचेगा भी नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरे को कसम दे दी, मेरी माँ, घरवाली, मेरी बहन सारे रोने लग गए। बोला अपा ने कुछ जो इसने कर दिया ना, मेरी माँ बोली वो परमात्मा देखेगा, तूने कुछ नहीं करना इसके खिलाफ। मतलब आने के बाद ना आपने कोई मेडिकल कराया ना कोई कंप्लेंट दी? जब घर वालों ने नहीं कुछ करवाने दिया, हालांकि मेरे साथी जो थे ना, मेरे साथी थे हिसार से, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा, बहुत मेरे को जोर दे के कहा, बोला तू दरखास्त दे इसके खिलाफ, मीडिया में आ, ये कर। लेकिन मैं डरा इतना हुआ था, परिवार वालों को इन्होंने डरा दिया, मेरे को डरा दिया, घर वालों ने कसमें दिलवा दी भी आपा ने इनके खिलाफ कुछ नहीं करना, अपन लड़ नहीं सकते, कुछ नहीं करना, मालिक करेगा जो करेगा। देखो महेंद्र जी, आप ना आम आदमी तो हो नहीं, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के यूनिफॉर्म बनाते हो आप। नहीं आम ही गरीब आदमी है। ठीक है, नॉर्मल, लेकिन आपके संपर्क तो है अधिकारियों के साथ, तो आपने किसी अधिकारी की बातचीत नहीं की इस बारे में कि जी ऐसे टॉर्चर किया, मेरे को गलत किया? ऐसा है जी। देखो जब मैं हिसार आया, अगले दिन हिसार आ गया, बाद में मेरे को पता चला इन्होंने मेरी फोटो लगा के अगले दिन, क्योंकि मैं काम करता था तो कुछ सेलिब्रिटी भी मेरे से कपड़े वगैरह सिलवाते थे, तो मेरा नाम था, तो नाम जिसका नाम होता है उसी को बदनाम किया जाता है। इन्होंने मेरे फोटो फाटो लगा के और अखबारों में, न्यूज चैनलों पे, मतलब इतना मेरे को बदनाम कर दिया कि ये मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहा। मेरे जानकार बड़े बड़े लोग, कोई दिल्ली से, कोई कहीं से, वो न्यूज चल के मेरे पास मैसेंजर पे भेज रहे हैं, बोला ये क्या है, क्या हो गया मास्टर जी। मैं किसी को रिप्लाई करने जो इतना मेरे को बदनाम कर दिया, मतलब भी मैं कोई बहुत बड़ा, मतलब मैंने क्राइम कर दिया। कुछ छोड़ा ही नहीं आपके पास, ना इज्जत छोड़ी? इज्जत बिल्कुल इज्जत नहीं, मेरे को बदनाम कर दिया। मैंने अपना नंबर स्विच ऑफ कर लिया कुछ कई दिनों के लिए, 15-20 दिन मैंने नंबर बंद रखा, फिर भी अगर किसी जानकार का फोन आ जाता था मैं फोन स्विच ऑफ कर देता था। इतना मेरे को इन्होंने बदनाम कर दिया। मैं कैसे जाता किसी के साथ, कैसे कहता, जो बिल्कुल मिलने जुलने वाले थे हिसार के, उन्होंने मेरे को कहा तू मीडिया में आ, मतलब एप्लीकेशन दे, दरखास्त दे, लेकिन मैंने कहा भी मेरी माँ ने रोक दिया। मैं हिम्मत नहीं हुई। हाँ हिम्मत नहीं हुई जी, सच बताऊं। उसके बाद क्या हुआ कि फिर कुछ दिन बाद आईजी बदले, राकेश आर्य जी आए मेरे को, फिर उन्होंने कहा, बोला यार राकेश आर्य बहुत अच्छा आईजी है, तू इनको इसके खिलाफ दरखास्त दे, तेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। मैं भाई साहब ना रात को चैन होता था मेरे को, ना दिन, ना काम में मन लगता था, ना रात को नींद आती थी, बस वही बात दिमाग में घूमती थी भी तेरे साथ क्या हो गया ये। फिर मैंने आईजी साहब को 2020 में इसके खिलाफ दरखास्त दी, उस पर जैसे वो आगे से आगे मार्क होके फिर वो, ये 2019 जून का मामला है? हाँ जी। फिर 2020 में आपने शिकायत दे दी थी? जी 2020 में भी दी, फिर मैंने उसके बाद 2022 में भी दी। ठीक है। हाँ, लेकिन उन पे कुछ नहीं उस पे कुछ नहीं हुआ, बस वो आगे से आगे। आपने पर्सनली मिलके बताया आईजी साहब को कि मेरे साथ ये हुआ? बिल्कुल पर्सनली बताया था राकेश आर्य जी को। अच्छा। हाँ जी हाँ, उन्होंने एसपी फतेहाबाद को मार्क की थी, बोला कोई नहीं, लेकिन यहाँ तक ठीक है एसपी के लिए, उसके बाद में तो सारा फिर वही मिल जाता है ना, सारा अफसर के खिलाफ कभी नहीं करेगा। डीएसपी तक तो पहले ही पता थी जब आप बता रहे हो? जी बिल्कुल हाँ जी। तो उस मामले में क्या हुआ जो आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, चल रहा है कोर्ट में, खत्म हो गया? वो जी कोर्ट ने मेरे को बाइज्जत बरी कर दिया, 8-10 महीने हो गए, और कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में लिखा है कि ये जो महेंद्र पाल के खिलाफ जो ये मामला बनाया गया था 452 और 506 धमकी मारपीट का, कोर्ट का मानना ये है कि ये बात कुछ और थी, पुलिस ने कुछ और बनाया है। मतलब उसमें कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है कि ये झूठ, कोर्ट का ऐसा मानना है कि ये झूठ है, हो सकता है। तो आपको बरी कर दिया बेसिकली? हाँ जी मेरे को बरी कर दिया। अब इसमें मामला ये है कि आपने जो आईजी को शिकायत दी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, आपने कोई आरटीआई वगैरह लगा के कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई? हाँ जी निकलवाई। क्या ही होगा ना, पुलिस ने क्या पता लगा? हमने रिकॉर्डिंग वगैरह वो दी थी, लेकिन उसमें बस वही लिपापोती हुई है कि ये
इसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया, ऐसा कुछ था, मेरे को याद नहीं है, ITR पड़ी है मेरे पास है। आपको क्या लगता है कि ये पवन कोई पावरफुल आदमी है या सभी पुलिस अधिकारी इस तरह के होते हैं ये? नहीं जी, ऐसा सभी पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं होते। पुलिस अधिकारी बहुत अच्छे अच्छे हैं जी। कुछ थोड़े थोड़े लोग हैं ऐसे, पवन जैसा तो मेरे को लगता है कोई होगा भी नहीं, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं होगा कोई, ये बहुत जुल्म करता है लोगों पे। क्या पूछ रहे थे आप, मैं भूल गया। आप कैसे अच्छा कह सकते हो कि डीएसपी को उसके क्राइम का पता है, आपने आईजी को बता दिया, एसपी को पता है, कोई भी आपकी कंप्लेंट पे काम नहीं कर रहा, फिर भी आप ये कह रहे हो कि पुलिस अधिकारी अच्छे अच्छे भी हैं, तो अच्छे कहाँ बच गए? मेरे पास आते रहते हैं जी, मेरे पास, मेरा काम यही है, अच्छे अच्छे हैं। देखो कुछ अफसर ऐसे हैं, अगर किसी का भला ना कर सके तो बुरा भी नहीं करते। नहीं, मैं आपसे बार बार इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आम आदमी से ये सवाल नहीं होता। आपके पास पुलिस अधिकारी आते हैं अपने काम को लेकर, ड्रेस को लेकर, जी जी आपने कईयों से बात भी की होगी। जी 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 तो सारे डिपार्टमेंट को पता है कि आपके साथ जाती हुई है, जी, उसके बावजूद भी कोई आपकी सहायता नहीं कर रहा है। तो सहायता, मेरी बात सुनो, दूसरा अफसर यहाँ का है या किसी की ड्यूटी कहीं है, वो क्या कर सकता है मेरे मामले में? अब किसी एक अफसर के खिलाफ दूसरा अफसर जाए कैसे? हाँ, सहानुभूति जरूर देते हैं, भैया तेरे साथ गलत हुआ, बहुतों ने कहा है तेरे साथ गलत हुआ, इसका इंसाफ जरूर होगा कभी, नहीं तो कभी प्रकृति देगा, मालिक कोई कहता परमात्मा इंसाफ करेगा, कोई सहानुभूति जरूर देते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा भी सही किया इसने, ठीक है, किसी ने ये बात नहीं की कि भी सही किया इसने। तो जब आपके परिवार वाले मिलने आए, पुलिस स्टेशन में आए, जब तो उनको मनाही कर दिया था कि जब आपके कारिंदे आए थे साथ काम करने वाले, जो आपने बताया सरपंच आए थे कि वो चला ही गया, लेकिन यहाँ जेल में तो मिले, आपके घर वाले मिले ही होंगे आपको, जब पेश किया था सॉरी कोर्ट में, तो कैसा रिएक्शन था उनका, क्या कहना था? मेरी माँ, मेरी सिस्टर और मेरी घरवाली तो आई नहीं थी, मेरी माँ, सिस्टर, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, जीजा, मेरा भाई, सारे मेरी हालत देख के मतलब इतना रो रहे थे। मेरी माँ ने तो मतलब इतनी बद्दुआएं दी है ना, बोला हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बद्दुआएं इतनी दी है, बोला इसका है ना परमात्मा नाश करेगा, जो जैसे मतलब कहते हैं, क्योंकि मेरी हालत देखी नहीं जा रही थी, मेरे से चला नहीं जा रहा था, इसीलिए जज ने मेरे को जमानत दी। मेरा वकील जो था रोहित बुरा, उसने कहा सर गरीब आदमी है, ये पॉलिटिकल मजबूत लोग हैं, टिकट का दावेदार था वो सुभाष बिश्नोई, बोला इसके साथ साजिश करके झूठा फंसाया गया इसको, और इसकी हालत देखो क्या कर दीजिए, एक टेलर मास्टर है जी ये। मेरी हालत देख के जज ने ना तुरंत उसी टाइम जमानती मेरे को, मेरी हालत, कंडीशन देख के मेरे को जमानत दी थी जज ने। तो जब आपको टॉर्चर किया जा रहा था रतिया पुलिस स्टेशन में जी, तो तब भी किसी पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं जी, इसके सामने कोई पुलिस वाला बोलता ही नहीं है, ये बात आप किसी से पता कर लेना, जहां का ये SHO होता है, कहीं का भी SHO हो, ना तो किसी की मानता है, ये जो साथ के स्टाफ होते हैं ना उनकी भी ना तो ये मानता है, ना इसको किसी की, ये किसी की सिफारिश नहीं मानता, और बात तो कैसे मानेगा बड़बड़ी बात? सिफारिश तो नहीं मानता, लेकिन मान लो 5, 7, 10 पुलिस वाले वहां पे हैं, तो कुछ जायज लोग भी होते हैं, उनको ऐसा तो है जी, लगता है कि गलत हो रहा है। इसने पहले मुलाजिमों को कहा था कि इसको आटा गेड़ो, उन्होंने मना कर दिया था, बोला जी मुंह मत्थे लगने वाला आदमी है, हम नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन ये खुद जब मेरे को उस टाइम मारने आया ना, नु बोला ऐसा के है तू, बोला कोई मुलाजिम तने हाथ लगान, तेरे से डरता है हाथ लगाने में? जी डरता नहीं है, भाईचारा है मेरा। बोला बाल पड़वा लिए तू, फिर मेरे को इसने बहुत मारा है जी। तो आपने देखा है इस मामले के अंदर कि पवन की जो भूमिका दिख रही है, जो CIA 2 के इंचार्ज हैं, अब जो रतिया में उस टाइम इंचार्ज हुआ करते थे जी, आज तक सर मेरे को कोर्ट ने बरी कर दिया, जो एप्लीकेशन मैंने दी थी उस पे आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा अभी तक भी जो मेरा नुकसान हुआ, मेरी दुकान उजड़ गई, मेरा मतलब सामान बिखर गया सारा, आधा सामान वापिस वो कहीं खिंडा खिंडू के चले गए थे मौका दिखाने के लिए DSP को, पहले उठा के ले गए, चाबी उनके पास थी, रात को जैसे मैंने दरखास्त दी, अगले दिन रात को वापिस फेंक के DSP को मौका दिखा दिया, देखो जी सामान तो इसका पड़ा है, उसकी वीडियो हमारे पास सारे तथ्य हैं, पूरी वीडियो बनी हुई है वो। तो आज तक भी मेरे को उस एप्लीकेशन पे इंसाफ नहीं मिला जो मेरे साथ हुआ है। वो केस तो एप्लीकेशन तो क्लोज कर दी होगी, अभी ओपन ही है? देखो जी वो उस टाइम की दी हुई है मेरी, तो मेरे पास तो उसकी कॉपी पड़ी है जी। तो आप फॉलोअप करते ही नहीं क्या, जो आपने कंप्लेंट किया पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया? जब सुनिए भाई साहब, मैंने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन की कार्रवाई के लिए ही मैं 2 बार हिसार से रतिया गया, ठीक है, और मेरे पे ही ऊपर उल्टा झूठा मुकदमा बना दिया, उसके बाद में मैं कैसे जाता जी? ठीक है। तो आपने महेंद्र पाल की कहानी सुनी है, आप ये देखिए कि एक आदमी इंसाफ मांगने गया था, मिला उसको टॉर्चर,
और यदि हम बात करें पवन कुमार की, तो सारी बातचीत देख के तो ये लग रहा है कि वो क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है। उसको कहीं ना कहीं जेल में होना चाहिए, और पुलिस विभाग ने उसको महत्वपूर्ण पदों पर रखा हुआ है कि जिसमें इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, जो कानून की बिल्कुल पालना नहीं करता है, जिसमें दरिंदगी की हद है। तो अब इस घटना के बाद और बहुत सारे केस निकल के आ रहे हैं, तो हम आपको बताते रहेंगे। और आपसे अपील भी है कि यदि कोई और आदमी इसी तरह के किसी पुलिस अधिकारी से या पवन कुमार से पीड़ित है तो कृपया हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।